स्वागत है आपका आखिरी सौदा में और 3 बज चुके हैं। निफ्टी पे नजर डालें उसके पहले एक अहम खबर आ रही है मारुति की ओर से, तो वो स्टॉक आप जरूर देख लीजिए। मारुति सुजुकी ने 10,000 से 18,000 के डिस्काउंट दिए हैं स्विफ्ट पे, 10 से 20,000 के डिस्काउंट दिए हैं स्विफ्ट डिजायर पे, 10,000 का डिस्काउंट शियाज पे और 20 से 25,000 वैगन आर पे डिस्काउंट दिया है। तो ये तमाम मॉडल्स पे अलग अलग डिस्काउंट जो मारुति ने इसका ऐलान किया है। हालांकि स्टॉक आप देखिए तो एक झटके के बाद अब टिकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कैसे पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, लेकिन निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर अब फोकस करते हैं। और सबसे पहली राय रवि सिंह की आती हुई एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, इनका आप मानना है कि निफ्टी में आप बिकवाली करके चले। स्टॉप लॉस 8,230 पर लगेगा और टारगेट जो है 8,125 का है। अगले 2 से 3 दिनों का ये ट्रेड है। प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा निफ्टी पे सेल कॉल दे रहे हैं। 8,160 के टारगेट इनके नजर आते हैं और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 8,200 पे। इंट्राडे कॉल इन्होंने दी है, सिर्फ आज के लिए ये वैलिड है। 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप, 30 पॉइंट नीचे के टारगेट आपके लिए। सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, आपकी कॉल? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक लास्ट वीक का ही जो ट्रेड चल रहा है उसको कैरी करूंगा और मेरा मानना है कि टारगेट्स 8150 का आ गए थे। हमने इसी हफ्ते के स्टार्ट में रिवाइज कर दिया था टारगेट। आई थिंक 8350 जैसे टारगेट्स मेरे ध्यान में है कि वहाँ तक एक बार ये स्केल बैक कर सकता है, एज लॉन्ग एज 8124.40 जो एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगाएं। तो जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी खड़ी हैं वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें 8124.40 पे, तो कॉस्ट के ऊपर हो जाएगा। जिसको फ्रेश पार्टिसिपेट करना है उसके लिए तकरीबन एक 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और लॉन्ग करके चले। मेरा मानना है कि 3 से 4 दिन में 8350 जैसे लेवल्स भी निफ्टी रीच कर सकता है। इस बीच संदीप की राय ले, उसके पहले निफ्टी बैंक एक बार देख लेते हैं। तेजी से गिरावट वहाँ बढ़ रही है और अब करीब 150 पॉइंट के आसपास का नुकसान दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 140 पॉइंट गवा चुका है प्रदीप ये इंडेक्स। और जो दिग्गज बैंक है, खासकर आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर हमने देखा है बिकवाली बढ़ती हुई, करीब 1% का नुकसान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधे % से ज्यादा की गिरावट झेलता हुआ। HDFC पर भी अब दबाव आया है, 0.5% ये टूटा है। एक्सिस बैंक सुबह से ही कमजोर था। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक वीकर विकेट पर ही है। तो ये तमाम सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंक भी अब पिटते हुए, लेकिन खासकर आज हमने देखा है कि PSU बैंक्स की ज्यादा धुलाई हो रही है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स हैं। PNB, इनफैक्ट PNB नजर आपके रेडार पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर हमने देखा काफी तगड़ा करेक्टिव मूव सुबह से देखने को मिला था। टॉप लूजर्स में शामिल है आज पंजाब नेशनल बैंक, तो वो करीब 2-2.5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। तो तगड़ा झटका इनफैक्ट इस पूरे इंडेक्स को लगता हुआ। और कोटक महिंद्रा बैंक निजी बैंकों में सबसे ज्यादा पिटा है, यहाँ पर भी 2.5% की ही गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे अहम बात है कि 3 से 4 दिनों में जो वॉल्यूम होता है हर्षदा, वो आज एक दिन में हुआ है यहाँ पे जी, जो और भी निराशाजनक स्थिति है। यानी कि यहाँ पर अग्रेसिव मंदी अब आती हुई दिखाई दे रही है, तगड़ी सेलिंग आ रही है। संदीप आगले हमारे साथ है। संदीप, आपकी निफ्टी पर क्या राय रहेगी इस बीच? आफ्टरनून हर्षदा, मेरी निफ्टी पे राय अभी भी बुलिश है। हालांकि मैं ये एग्री करता हूं कि बैंक निफ्टी बेरिश है, जो निफ्टी को शायद इतने ऊपर जल्दी जाने नहीं देगा। पर मुझे लगता है निफ्टी भी बैंक निफ्टी के ऊपर खींच सकता है। तो लेवल्स वाइज मैं 8145 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 8250। ओके, 8275 का टारगेट यहाँ पर संदीप ने दिया है। 8350 की बात सर्वेंद्र श्रीवास्तव दे रहे हैं। तो हमारे जानकार दोनों तरफ से बटे हुए हैं क्योंकि 2 लोगों ने कहा कि बिकवाली करनी चाहिए और यहाँ पर 2 जानकार कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। आशु मदान भी हमारे साथ जुड़ गए। आशु, जिस तरह का माहौल है, एक तो ये इलेक्शंस को लेकर अनसर्टेनिटी रहेगी और एक लंबा इलेक्शन का दौर रहेगा। बजट के पहले क्या रैली देखने को मिलेगी या नहीं, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इस समय आपका रुझान क्या है मार्केट में? क्या डिप पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर आप भी मानते हैं कि जब तक ये 8250 और 8300 की तरफ ना बढ़े, खरीदारी करने में कोई मतलब नहीं है? हर्षदा, अगर आपको ध्यान हो, नवंबर और दिसंबर कंसिस्टेंट व्यू था कि मार्केट में मंदी है, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी ना लेने से हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आई थिंक सो नवंबर एंड दिसंबर दैट थीम प्लेड ऑफ। ऑन द कॉन्ट्री ये था कि अगर कुछ भी लेना है तो उसके अगेंस्ट आंख बंद करके PSU बैंक्स को शॉर्ट करना है। बैंकिंग लुक्स वीक, बैंकिंग आज भी वीक लगती है। जब बैंकिंग में बाउंस बैक आए तो अभी भी वो शॉर्ट कॉल्स रहनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, नवंबर और दिसंबर के बाद जनवरी यू कैन से न्यू होप, न्यू एक्सपायरी एंड प्रॉब्ली न्यू बिगनिंग। बट आई थिंक अब व्यू वो जो
एक ब्रॉडर इंडेक्स का व्यू हो गया है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है इस वक्त। हालांकि अगर आप ये देखिए, आई थिंक वो इंडेक्स हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तेजी के सौदा मतलब करंटली आई मीन ए स्टेट कि जो एक कन्विक्शन मंदी लगती थी नवंबर और दिसंबर में कि एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, मोस्ट ऑफ द बैंक्स की और काफी सारे स्टॉक्स की लोएस्ट पे होगी, अब वो जो सेलिंग कंफर्ट है वो मार्केट में नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें जीएसटी से रिलेटेड न्यूज हो या ट्रंप का कोई स्टेटमेंट हो या इलेक्शन का जो न्यूज आया है या आईटी कंपनीज के सीईओज ने एक वार्निंग सी दी है, एवरीथिंग पुट टुगेदर आप पिछले कुछ दिनों में देखिए निफ्टी इज नॉट रिफ्यूजिंग टू गो डाउन। 20-30 पॉइंट की मंदी आती है या 30-40 पॉइंट की आती है या इंट्राडे 20-30 पॉइंट का डिप आता है, वो वापस होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंडेक्स कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि शायद जो एक सरप्राइज मूव हो सकता है अगर स्मार्ट मनी को प्ले करना है तो प्रोबेबली इस मंथ जनवरी में किसी टाइम पे वो ऊपर का हो सकता है। आई नो इट इज अ डिफिकल्ट कॉल इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट टू टेक एग्रेसिव लॉन्ग कॉल, बट आई थिंक जो कन्विक्शन व्यू मंदी का था नवंबर एंड दिसंबर वो न्यूट्रल या न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो गया है। शॉर्ट नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती। शॉर्ट करना है तो बैंक्स, पीएसयू बैंक्स बिल्कुल शॉर्ट करने चाहिए, हर रिवर्सल पे शॉर्ट करने चाहिए, उनके लिए सब कुछ नेगेटिव है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। और एवर सिंस डिमोनेटाइजेशन जब एक बार स्टार्ट में हुआ था कि बैंक्स वुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी एंड सबने बैंक्स में अपमूव देखा था, उसके बाद तो शायद आई थिंक द बैंक ही है जो सबसे ज्यादा ओवरबॉट सेक्टर है। सो मुझे लगता है कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए, एक निफ्टी में बुल स्प्रेड इंडेक्स का बनाना चाहिए। एक और चीज मैं जरूर बोलूंगा कि ऐसी मार्केट में अगर आप मुझसे पूछें कि अगर न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है तो लेंगे क्या, मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो हमेशा बोलते थे, एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, जनरली बात होती थी, हम भी कहते थे, बट मुझे लगता है कि ये मार्केट निफ्टी के साथ या अगर प्ले करनी है तो इंडेक्स को प्ले करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इफ यू आस्क मी, आज मैं बैंक्स लेना चाहता हूं, मैं नहीं लूंगा। भेल एलएनटी में एक हमने मूव देखा है, थोड़ा सा रिवर्सल, क्या इसको फ्रेश एक लंबी तेजी के लिए ले सकते हैं? नहीं ले सकते। रिलायंस हर बार जाके 1100 के आसपास अटकता है। टेलीकॉम, आई थिंक बहुत सारे सेक्टर्स की बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्या स्टॉक लेना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये मूव प्ले करनी है तो निफ्टी इंडेक्स को प्ले करना चाहिए और इंडेक्स को भी एक ऑप्शन का बुल स्प्रेड बनाना चाहिए और वेट करनी चाहिए कि शायद जनवरी में एक प्री बजट रैली या कोई एक होप आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितनी भी नेगेटिव न्यूज या न्यूज जो है हमारे को थोड़ा जिटरी कर सकती हैं, वो इस लेवल पे अब्सॉर्ब हो रही हैं। तो बुल स्प्रेड के लिए आप कौन सा स्ट्राइक चुनेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? यस प्रदीप, बिल्कुल गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको मार्केट में तेजी लगती है और आप मूव खेलना है, जैसे अभी संदीप ने भी शायद कहा कि 8350 तक का लेवल लगता है, तो अगर वो ब्रेकआउट करना है तो आई थिंक अभी भी आईवीज लो हैं, तो मुझे लगता है 8200 की कॉल ही लेनी चाहिए। 8200 की कॉल 100 और 110 के बीच में है, उसके अगेंस्ट आप 84 या 85 की दो कॉल्स बेच दीजिए, कॉस्टिंग कम कर लीजिए। 60 रुपए की कॉस्टिंग में आप अगले 300 पॉइंट की तेजी खेल सकते हैं और आई थिंक इस बुल स्प्रेड के साथ आप शांति से बैठ सकते हैं। कोई ऐसा पैनिक नहीं होगा, किसी नेगेटिव न्यूज की नीजक रिएक्शन पे अनलिमिटेड लॉस सिचुएशन नहीं होगी। सो आई थिंक दिस निफ्टी स्ट्रेटजी आई वुड से कि वन कैन गेट इनटू टू प्ले दैट 8300 to 8400 move if it is expected to come. इस बीच कुछ काउंटर्स पर अब फोकस कर लेते हैं जहां पर हरकत देखने को मिल रही है इस पूरे सेल ऑफ के बीच, जहां पर 8185 के लेवल पर निफ्टी पहुंचा है। आप देखेंगे ऑटो कंपनियों में कुछ एक्शन है। बजाज ऑटो अब 2% ऊपर, टाटा मोटर्स में 1% का इजाफा, हीरो मोटो कॉर्प में भी हल्की खरीदारी होती हुई और मारुति हमने देखा था उन डिस्काउंट्स को अनाउंस करने के बाद हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा था। मयूरेश, टू व्हीलर्स पर खासकर आपकी क्या राय बन रही है इस समय? बजाज हीरो मोटो तेजी में है, लेकिन क्या आपको भी लगता है ये स्टेबल रिटर्न्स देंगे आगे? आफ्टरनून हर्षिता जी, आई थिंक जैसे नवंबर और दिसंबर के नंबर्स और आंकड़े आए थे, वॉल्यूम डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी और जितनी फॉल हमने देखी है वॉल्यूम्स में, आई थिंक स्वाभाविक था बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अभी इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के 50 से ऊपर के रेवेन्यूज रूरल मार्केट से आते हैं। बजाज के लिए एक्सपोर्ट मार्केट से स्टिल अ वीक टेरिटरी, क्योंकि जो डॉलर रेवेन्यूज वहां से रिकवर करने हैं उसमें थोड़ी अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। एंड अगेन आई थिंक द एंटायर मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट इज पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि Q4 में भी आई थिंक जो हमें रिकवरी की आस लगाए बैठे हैं वहां शायद आई थिंक सॉफ्टनेस देखने मिले। सो आई थिंक वंस द रीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज बिगिंस इन रियल अर्नेस्ट और जैसे आई थिंक परचेसिंग पावर वापस आती है जनरली पब्लिक के पास, तो मुझे लगता है आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ FY18 इज वेरी विल सी जेन्युइन ग्रोथ हैपनिंग इन वॉल्यूम्स। तब तक आई थिंक मार्केट ने शायद बचा लिया है कि आई थिंक जो Q3 के आंकड़े आएंगे स्पेसिफिकली इन वैल्यू टर्म्स एज वेल,
वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो एक पैरामीटर होता है एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर टू व्हीलर्स, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था Q1 Q2 में ऑन द बैक ऑफ गुड मानसून्स एंड पे कमीशन रिकमेंडेशंस एडिंग दैट। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो ASPs हैं वहाँ पे थोड़ी आई थिंक स्टेबलाइजेशन या गिरावट देखने मिल सकती है। इनपुट कॉस्ट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट हैव गॉन अप। तो जो हम लेवरेज की बात कर रहे थे कि वॉल्यूम्स विल इंक्रीज सब्सटेंशियली, जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बहुत अच्छा सुधार देखने मिल सकता है, वहाँ पे थोड़े आई थिंक ब्रेक्स लग गए हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक तो द मार्केट्स हैव फैक्टर्ड इन वीक नंबर्स फॉर Q3 Q4, बेटर एंट्री पॉइंट्स बिल्कुल हो सकती है टू व्हीलर स्पेस में। सो आई बेसिकली वेट आउट फॉर रिजल्ट्स, बट आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन स्पेसिफिक ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स एंड फोर व्हीलर स्टॉक्स इन जनरल। आगे नतीजों पर खास तौर पर नजर होगी, और अगर आप देखें तो जो तमाम रिपोर्ट्स अब तक आई हैं मयूरेश, उनमें दो स्टॉक्स पे फेवरेबल कमेंट्स आ रहे हैं, HCL टेक और टेक महिंद्रा। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ही काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी है। HCL पे औसत से दुगना वॉल्यूम है, टेक महिंद्रा पे करीब 1.5 गुना वॉल्यूम है। क्या आप रिजल्ट के पहले इन दोनों स्टॉक में खरीद की राय दे रहे हैं? स्ट्रक्चरली प्रदीप जी देखिए, जो IT सेक्टर है वहाँ पे आई थिंक हेडविंड्स जो है, आई थिंक ट्रम्प साहब क्या पॉलिसीज अनाउंस करते हैं। Q3 Q4 ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर्स रहते हैं, फर्लॉग्स होते हैं Q3 में, वर्किंग हॉलीडेज काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक रेवेन्यूज पे दबाव आता है। टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट HCL टेक और टेक महिंद्रा, HCL टेक का जो मेन बिजनेस है IMS, दैट इज ग्रोइंग स्टेडली, 40% कंट्रीब्यूट करता है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज कंट्रीब्यूट्स 37% एंड इंजीनियरिंग एंड R&D कंट्रीब्यूट 17-18%। अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी रोबस्ट है, इवन आफ्टर द Q2 numbers for FY17 they are still expecting 12 to 14% constant currency growth, 11 to 13% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ। और इसका मतलब यही होता है जो EBIT मार्जिन्स की हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं 19.5, 20.5, वो शायद मेंटेन हो। थर्ड, आई थिंक इनके जो एक्विजिशंस हैं, स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक एंड रिलेटेड एक्विजिशंस, स्पेसिफिकली आई थिंक जो IP रिलेटेड डील थी IBM से, मैनेजमेंट स्टिल एक्सपेक्ट्स अराउंड $30-40 million टू कम थ्रू एंड अराउंड $120-130 million फ्रॉम द वॉल्वो एक्विजिशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो पैरामीटर्स हैं, इन स्पाइट ऑफ वेज हाइक्स गिवन इन Q2, मार्जिन्स के ऊपर, कांस्टेंट करेंसी के ऊपर, डॉलर रेवेन्यू के ऊपर, स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली रोबस्ट। एंड इवन फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से आई थिंक द stock still trades quite reasonably compared with 4 to 5-year average. So मेरे ख्याल से I think if anybody is holding on to HCL Tech, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। In terms of fresh buying, I would recommend wait for results to come through. Tech Mahindra specifically, प्रदीप जी, मेरे ख्याल से I think जो इनके organic communications business है, which accounts for 52% of its overall top line, कहीं ना कहीं I think the capex spend on the telecom part will be cleanly watched out for. LCC के acquisition के बाद जो एक top line growth की हम उम्मीद लगाए बैठे थे, वहाँ पे I think the market is still hopeful, but one really needs to see actual numbers कैसे पैन आउट होते हैं। एंटरप्राइज स्पेसिफिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो 19% कंट्रीब्यूट करता है, BFSI 11%, दैट इज growing decently, and again I think the enterprise revenue are expected to grow in market terms, management के हिसाब से। तो I think EBITDA margins should get maintained, EBITDA margins around 16.5. Valuation again for Tech Mahindra is not that expensive, but again I think it is entirely dependent on capex spends at telecom. So अगर कॉल लेना ही है तो मेरे ख्याल से I think HCL Tech is a clear hold, और top tier IT companies पे I think I'll still wait for numbers to come through and then take a call in terms of fresh investments. इस बीच रियल्टी काउंटर्स अभी भी अब तेजी बनाए हुए हैं, और सर्वेंद्र आपकी राय में लेना चाहूंगी DLF पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग ऐड होने के पूरे संकेत वायदे बाजार में दिख रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया बुल्स रियल भी एक्टिव है, क्या तेजी करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक हमने शोज पे पहले भी डिस्कस किया, DLF डेफिनेटली इस साल का डार्क हॉर्स हो सकता है। पूरा सेक्टर ही आई थिंक टोटली बीटन आउट है, बीटन आउट ऑफ शेप अगर बोलें तो वैसी स्थिति पूरी सेक्टर की है। मेरा मानना है कि फिलहाल मेरा जो मेन ध्यान है और जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें क्लाइंट्स के पास पोजीशन भी हो सकती है क्योंकि ये रेगुलर कवरेज में है स्टॉक, सो वो डिस्क्लेमर मैं लेना चाहूँगा। बट DLF डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से एक बाय एंड होल्ड स्टॉक है, और थोड़ा सा नज़रिया बड़ा रखें, मिनिमम 6 to 9 मंथ्स का तो रखें ही। तो मेरा मानना है कि एक बार 155-160 के लेवल्स ये छू सकता है, और हमारा इसमें बाय कॉल तकरीबन 115 लेवल से लाइव है, एक्टिव है। आशु, आपकी राय लेना चाहेंगे, जिस तरह से बैंक्स और NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की ये पिटाई हुई है, जो इस समय ऑफर्स आए हैं बैंक की ओर से, बैंकों का ये कहना है कि उनके पास लिक्विडिटी है, इसलिए वो ये ऑफर दे पा रहे हैं और मार्जिन पे बहुत असर नहीं होगा। तो क्या व्यू बनता है आपका? तो फिर क्या ये बैंक्स के लिए अच्छा है, NBFCs के लिए खास तौर पे बुरा है? क्या रणनीति रखेंगे?
आई थिंक प्रदीप कंसर्न्स हैं बिल्कुल। मुझे तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बैंक्स के निम्स पे ऑफर होगा। बैंक्स को आज इतना बड़ा जो डिपॉजिट मिला है उसको आज वो कम से कम भी सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट देना है। क्रेडिट ऑफटेक उसके मैचिंग है नहीं है, कितना है। आई थिंक जिनको बैंक देना चाहता है वो उस तरह के बोरोवर्स है नहीं, और जो बोरोवर्स हैं उनको बैंक देना नहीं चाहता। तो आई थिंक देयर इज अ क्लियर मिसमैच इन द फंड्स रिसीव्ड एंड जो क्रेडिट ऑफटेक है। एंड प्लस जो जितने भी पिछले दिनों में डेट में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो रखे हैं उनमें मतलब आप वर्चुअली देखिएगा अगर 8-8.5% पे एफडीआर रेट है और उस पे या उससे कम पे बैंक ने लेंडिंग रेट कर दिए तो निम्स पे मेजर इफेक्ट आएगा। प्लस एनबीएफसी के लिए ऑल सेड एंड डन वट एवर में दे में से कहीं ना कहीं डिमोनिटाइजेशन में एनपीएस चाहे वो बैंक्स के हों चाहे वो एनबीएफसी के हों बढ़ेंगे। आप हाउसिंग लोन की बात करते हैं, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया आई थिंक, लेकिन मोर देन इंटरेस्ट रेट जब तक हाउसिंग प्राइसेस कम नहीं होंगे, जब रियल एस्टेट प्राइसेस ग्राउंड पे कम नहीं होंगे, 1% कम या ज्यादा हाउसिंग लोन या ऑटो लोन में कोई ऐसा उससे कोई डिमांड नहीं बहुत बढ़ जाएगी। सो आई थिंक रियल एस्टेट इज वन सेक्टर probably which has the longest gestation as far as demonetization effect is concerned. Like when we say कि FMCG का सबसे कम gestation होगा, इस तरह का रियल एस्टेट का लॉन्गेस्ट gestation होगा। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट क्योंकि बहुत गिरावट थी उसमें एक अपमूव आया है, सिलेक्टिवली एक आध कंपनी तो जेन्युइनली अच्छी है, बट अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो मुझे कोई ऐसा रिवाइवल नहीं दिखता जब तक जेन्युइनली रियल एस्टेट प्राइसेस कम नहीं आए, जिसका अभी भी सिग्नल नहीं मिल रहा। सो आई थिंक ये दोनों जो थीम्स हैं स्ट्रगल करेंगे और ऐसा कोई रीजन नहीं है। आई मीन आई वुड नॉट बी टेम्प्टेड टू बाय। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से ऊपर नहीं जाएंगे या बाउंस बैक नहीं आएगा, इंटरमिटेंट स्पाइक्स भी आएंगे, बट एज ए थीम आई विल नॉट बाय पीएसयू एंड हाउसिंग बैंक एज ऑफ नाउ। इस बीच बीटीएसटी की बारी है तो आपके लिए वो कॉल्स हाजिर करते हैं और फिर कुछ और काउंटर्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो राय आती हुई आपकी स्क्रीन पर यह है कुणाल सरावगी की ओर से, और भारतीय इंफ्राटेल में तेजी की पोजीशन की सलाह। 361 का टारगेट, स्टॉप लॉस 345 पर लगाएं। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी तेजी की पोजीशन लीजिए। 83 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 78 पर रखें। बीटीएसटी या एसटीबीटी, अगली कॉल किरण जाधव की ओर से, प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट के किरण जाधव HCL टेक पे बाई कॉल दे रहे हैं। अभी हमने चर्चा की थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये स्टॉक। 835 पे स्टॉप लॉस, 890 के टारगेट। भारतीय एयरटेल पे स्टॉप लॉस 306 का, 320 के टारगेट के साथ तेजी करने की राय किरण की ओर से आती हुई। सर्वेंद्र, आपके भी बीटीएसटी होंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक निफ्टी के ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूँगा, और आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, दो चूज़ करने तो आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो बुलिश साइड के भी ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। नो डाउट थोड़ा सा ब्रेथ सेकेंड हाफ में ख़राब हुआ है। पहला स्टॉक जो मैं लेके जाना चाहूँगा वो है टाइटन। 365 का लक्ष्य और 393.80 का उसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं। और दूसरा मेरा रहेगा वो है अदानी पावर। अगेन इसको बाय करके चलें। आई थिंक 30 to 60 जैसे टारगेट्स कल के लिए, और एक स्टॉप लॉस रखें उस पर 30 रुपये 90 पैसे का। ओके, तो ये फिलहाल सर्वेंद्र के रेडार पर स्टॉक्स हैं। संदीप, आपकी क्या राय रहेगी? अर्षदा, मैं एक बीटीएसटी एक एसटीबीटी के साथ जाना चाहूंगा। बीटीएसटी में मैंने चूज किया है डीएलएफ 123 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 132, और एसटीबीटी के तौर पे मैं जाऊंगा कोटक बैंक के साथ। बैंकिंग स्पेस वीक लगता है मुझे, इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन देखा है और कल लोअर लेवल्स मिलने चाहिए। इसमें 702 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 684। आज का टॉप लूजर भी है, लेकिन एक दो काउंटर्स जिसमें हम अच्छे स्पाइक्स देख रहे हैं, खासकर मिड कैप साइड पर। भले ये इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दिया हो। जुबिलेंट लाइफ, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन, 12% की तेजी। सर्वेंद्र, क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, जैसे मैंने बोला कि आई थिंक ये उस बास्केट में है जो डेफिनेटली जिसको बोलते हैं कि पुश अलोंग, और ये एक पूरा रेंज के बाद बाहर अब निकलने की कोशिश कर रहा है। बट थोड़ा सा अब यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2-3 बार ये 715 720 के आसपास जाके फेल हुआ है। तो मेरा मानना है कि वेट कर लें, एक 720 का क्लियर ब्रेकआउट हो तो एक फ्रेश ट्रेड बनता है। इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नो डाउट, बट डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टॉक कभी इन वॉल्यूम से ट्रेड होता नहीं है। बहुत रेयर है कि इतने सारे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो अगर आज डिलीवरीज उठी हैं, देन हम ये बोल सकते हैं कि फ्रेश कमिटमेंट आया और इन लेवल से आया और पैसा आया है बाकायदा, तो फिर ये मान के चलना पड़ेगा कि 720 भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर कल मॉर्निंग में ये एक बढ़िया ट्रेड बनेगा अगर इसमें डिलीवरीज गई हैं। अगर नहीं तो फिर 720 का डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद ही इसमें एंटर करना चाहिए। चलिए, काफी तगड़ा वॉल्यूम एक्शन इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। 4 महीने के हाईस पर मेरे ख्याल में वो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, और 12% तक ईयर हाई है, 52 वीक हाई है। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो 3 हफ्ते का वॉल्यूम एक दिन में हुआ है जी, और ऐसा ही वॉल्यूम हुआ है थोड़ा MRPL में, 3 हफ्ते का नहीं लेकिन 1 से 1.5 हफ्ते का। यहाँ भी ऐसे ही नया हाई बना है, और अब ये दिन के हाई पे ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग के वक्त MRPL का स्टॉक। मयूरेश, माफ कीजिएगा सर्वेंद्र, क्या लगता है आपको टेक्निकल?
नहीं देखिए बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा हाई बीटा वॉलेटाइल स्टॉक है और काफ़ी चॉपी इसके प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे लास्ट 6-8-9 महीने का तो काफ़ी चॉपी रहा है। बट अब आई थिंक एक काफ़ी बड़ा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोले करीब तकरीबन 4 साल का एक राउंडिंग बॉटम आप बोले, या क्योंकि इसमें स्पाइक्स रहे हैं तो HNS का भी बुलिश हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन वो दिख रहा है। बहुत कॉपी बुक नहीं है इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा। बट नाउ क्योंकि वो उस रेंज को क्लियरली डिसाइसिवली अब निकाल रहा है और साइकोलॉजिकल मार्क जो इसने 100 का कभी कवर नहीं किया था उसके ऊपर अभी डिसाइसिवली ट्रेड हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली आई थिंक इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और ये स्टॉक टेक्निकली रीरेट होने की बास्केट में आ चुका है। और अगर इस तरह से चला तो आई थिंक 140-145 के टारगेट्स तो आप 9 से 12 महीने में और यहाँ से और मतलब 30% का उछाल और आप यहाँ से एक लेके चल सकते हैं। NMDC और मॉइल, ये दो काउंटर्स जहां पर हमने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी हरकत आई है और आज फिर ये काउंटर्स 3% ऊपर। इनके लिए ट्रिगर तो साफ है, मैंगनीज ओर के दाम मॉइल बढ़ा रहा है, NMDC ने भी इनफैक्ट काफी प्राइस हाइक्स ऑफ लेट किए हैं। लेकिन स्टॉक्स में जिस तरह का रन रेट रहा है पिछले 6 महीनों में, आपकी क्या सलाह बन रही है इस समय मयूरेश? होल्ड करेंगे इन काउंटर्स को, क्या नई खरीदारी भी करना ठीक है? Again, Harshita ji, again, if you look at how numbers are panned out, NMDC और MOIL के लिए, I think reasonably satisfactory numbers थे. And yes, I think जो end product prices इन्होंने बढ़ाए हैं, iron ore fines और lumps, NMDC ने, MOIL ने, I think जो manganese ore के prices बढ़ाए हैं, एक obvious reaction देखने मिलेगी. NMDC specifically, I think the expectation is largely कि जो उनकी 37 MT की capacity है, that should increase to around 50 MT. और largely जो realizations हम witness कर चुके हैं Q1, Q2 में, वहाँ पे I think बढ़ोतरी देखने मिलेगी Q3 with increase in prices taken. Thirdly, I think in terms of the offtake itself, I think 8.1 million tons was what was produced and sold in Q2, और उससे ज़्यादा की उम्मीद हम लगाए बैठे in the second half of FY17. Third, I think जो उनके core capex plans है in terms of increasing its iron ore capacity with mines in Kumaraswamy of around 7 MT with a capex of around 800 odd crores, जो pelletization plant की बात करें 1.2 MT. I think इस पे cash flows पे थोड़ा दबाव आएगा, but cash flows still remain strong क्योंकि cash rich बैलेंस शीट है, डिविडेंड यील्ड स्टिल रिमेन्स स्ट्रांग. तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स लोअर लेवल से होल्ड करते हैं NMDC मॉइल शुड कंटिन्यू होल्डिंग ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड रिजल्ट्स कमिंग थ्रू इन द सेकंड हाफ. आशु, आपकी राय लेना चाहेंगे, एक जो डेवलपमेंट हुआ है कि अब नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, मुंबई में नया एयरपोर्ट बनने वाला है और वहाँ पर बोली लगाने वालों में से GMR पीछे हट रहा है, तो वो स्टॉक 4% ऊपर है तगड़े वॉल्यूम के साथ. और अब GVK पावर एंड इंफ्रा अंतिम रह गया है बोली लगाने वाला, और चूंकि ऑलरेडी मुंबई का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इनके पास ही है, तो ये स्टॉक 6-7% ऊपर है. तो बोली लगाना पॉजिटिव हुआ या ना लगाना पॉजिटिव हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है. क्या कहेंगे आप? प्रदीप, आप हिस्टोरिकली बैकग्राउंड दिखाइए कि जिन्होंने पुरानी बोली लगाई और जिन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लिए वो कहाँ पे खड़े हैं. तो आई थिंक ये आंसर उसमें आप ढूंढ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें, कभी कभी क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में जैसे हम बात करते हैं कि किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा, जनरल एक बात होती है, बट ऐसा नहीं होता. जब मार्केट कैप बढ़ता है घटता है तो सबको प्रॉफिट होता है, सबको लॉस होता है. तो आई थिंक कुछ इस तरह की सिचुएशन है इसी में भी, तो कि बोली लगाने पे भी ऊपर है और ना लगाने पे भी. बट आई थिंक ये मुझे लगता है कि स्पाइक बहुत टेम्परेरी है, 1 या 2 दिन का, अदरवाइज इट विल बी बैक टू द बेसिक्स. बीच यहाँ पर कुछ काउंटर्स जो अच्छी तेजी में दिख रहे हैं. टाइटन 3% से ज्यादा का मूव इसमें आया है. अशोक लेलैंड में भी एक अच्छा खासा अपटिक. इनफैक्ट अशोक लेलैंड फिर से 84 के लेवल्स पर. संदीप, क्या सलाह होगी? अशोक लेलैंड में थोड़ा अपसाइड दिख रहा है हर्षदा. मुझे लगता है एट अ करंट लेवल ऑफ 84 ये स्टॉक 90, 89, 90 तक जाने की क्षमता रखता है और 80 का स्टॉप लॉस होगा. 89, 90 का 3 या 4 दिन का मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. ट्रेडिंग अपसाइड एक 7-8-10% का. ओके. लेकिन टाइटन में जिस तरह से हमने कल भी तेजी देखी और फिर आज भी एक काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए हैं कंपनी की ओर से. आशु, ये थोड़ा चौंकाते नहीं है कि टाइटन ये कह रहा है कि उनका जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा है डिमोनेटाइजेशन के बावजूद? दिसंबर में, स्पेशली दिसंबर में आखिरी 15 दिनों में काफ़ी पिकअप देखने को मिला है. तो ये लगातार दूसरा दिन है तेजी का. इस खबर के बाद क्या कहेंगे? प्रदीप, आई थिंक थोड़ा डेफिनेटली सरप्राइजिंग है. आई डोंट सी एनी रीजन. अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं डेफिनेटली ये जरूर कहूंगा कि फाइनली
कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ज्वेलरी और एक इट इज़ नॉट जस्ट ज्वेलरी एंड इट इज़ कंस्टिट्यूट टू बी इन्वेस्टमेंट कि एक जो हमारा एक रुझान है गोल्ड और ज्वेलरी की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। तो जिस डिमोनेटाइजेशन के बाद एक लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है कभी ना कुछ महीने के बाद वो पॉजिटिव इसलिए क्या आएगा क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उनको बेनिफिट होगा। बट दिसंबर में इमीडिएटली इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग क्योंकि अभी तक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद एक अपने बेसिक्स पूरा करने के होश में थे सब और उसमें इस तरह का ज्वेलरी बिजनेस बढ़ना इज एक्चुअली सरप्राइजिंग। So I would still wait for a couple of months to see whether this phenomena continues for next couple of months or not, or there is something more which does not meet the eye. So I think मुझे immediately कोई conclusion करके उस पॉजिटिव चीज पे पॉजिटिव एक्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली जरूर रहूंगा लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए जरूर वेट करूंगा। ओके तो टाइम लेंगे इस समय, जल्दबाजी ना करें 3% की तेजी देकर टाइटन में फिर खरीदारी करने के। लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा एक तगड़ा सेल ऑफ भी आया है। डीवीज लैब में नई शॉर्ट की पोजीशंस एक्टिव होती हुई 757 के आसपास ट्रेड। क्या सलाह होगी आपकी सर्वेंद्र? बिल्कुल, आई थिंक लास्ट वीक में भी हमने जब इसको डिस्कस किया तो मेरा थॉट ये था कि ये तो सेल ऑन राइज स्टॉक है और क्लियरली अब वो लोज भी तोड़ रहा है और ऑलमोस्ट चला गया है वहाँ पे, मे बी मार्जिनली इट्स ऑलमोस्ट देयर वो प्रीवियस लोज पे, और ये टूट जाएगा मुझे लगता है। जिस तरह के सेटअप्स हैं और जिस तरह का वीक्स इसका फॉर्मेशन है, आई थिंक क्लियरली ये लेवल्स टूट जाएंगे और मेरे ख्याल से और कम 5 से 7% की और डाउनसाइड इसमें पेंडिंग है, तो उसके पहले तो मेरे को नहीं लगता कि ये रुकेगा। ओके तो यहाँ पर अभी और भी नुकसान के संकेत साफ तौर पे आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स हम देखते हैं इस बीच आखिरी मिनटों में जो चमक रहे हैं। चंबल फर्टिलाइज़र देखिए करीब 18-19 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं जो पूरे दिन के वॉल्यूम का करीब 1/3 है। रेडिको खैतान में करीबन पूरे दिन के वॉल्यूम का 25% वॉल्यूम अभी आता हुआ 3% के आसपास का उछाल आप वहाँ भी देखेंगे। सोना कोयो में भी इस तरह का एक उछाल है। जी लर्न यहाँ पर आज करीब 2.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं अभी जो कि पूरे दिन के वॉल्यूम का करीबन 50% है। तो दिन के वॉल्यूम का आधा तिहाई या 25% वॉल्यूम आ रहा है और उसके साथ ये स्टॉक चल रहे हैं। एप्टेक भी ऐसा ही एक स्टॉक है। तो मयूरेश, एप्टेक, जी लर्न, सोना कोयो, रेडिको, चंबल, आपको कुछ पसंद है? नहीं, स्पेसिफिकली आई थिंक अगर मिड कैप यूनिवर्स में प्रदीप भी देखना हो तो आई थिंक एक बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर रियली लाइकिंग फ्रॉम द नेक्स्ट 18 मंथ्स कुछ चुनिंदे आइडिया है। आई थिंक मिर्जा इंटरनेशनल इज समथिंग दैट आई एम स्टिल लाइकिंग। जो इनकी फुटवेयर डिवीजन है आई थिंक इट्स डूइंग एक्सीडिंगली वेल। हाँ, थोड़ी आई थिंक Q1 Q2 के नतीजे डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, शायद Q3 के रह सकते हैं, बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। टॉप लाइन और अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 11% आई थिंक बढ़नी चाहिए। विद द एक्विजिशन दैट दे हैव डन ऑफ जेनेसिस फुटवेयर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ती है और EPS पैरामीटर्स भी बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल आई थिंक द स्टॉक इज नॉट रिचली वैल्यूड। तो अगर डिक्लाइंस पे काउंटर मिलता है इन स्टैगर्ड मैनर, ये बिल्कुल देखा जा सकता है। और दूसरा आई थिंक ऑन द बैलेंस ऑफ पार्ट्स जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में है, टेक्नो इलेक्ट्रिक करके कंपनी काफी पसंद आ रही है। मुझे लगता है आई थिंक द विंड बिजनेस इज समथिंग दैट द कंपनी इज लुकिंग टू डाइवेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और इनका जो कोर EPC बिजनेस है, तगड़ी ऑर्डर बुक है अराउंड 2600 odd crores। इसकी जो ROEs है स्पेसिफिकली EPC बिजनेस से एक्सट्रीमली हाई ROEs। EBITDA margins management is extremely confident to maintain around 19-20%। जो डेट इक्विटी रेशियोज है अराउंड 0.4 is one of the lowest in the industries। और जैसे आई थिंक रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे विद रिसीवेबल्स एक्सपेक्टेड टू कम डाउन, विद लार्जर ऑर्डर फ्लोज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन, क्योंकि जैसे T&D की स्पेंडिंग बढ़ेगी इन द 12th प्लान ऑफ ऑलमोस्ट 4,80,000 crores, 97,000 crores का आउटले हो सकता है, जिसका मतलब यही होता है जो ऑर्डर विन्स आएंगी फॉर T&D कंपनीज और BOP कंपनीज एंड EPC कंपनीज इन द पावर स्पेस, ये सब्सटेंशियली बढ़ सकती है। द मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग ऑर्डर्स ऑफ 1,200 to 1,500 odd crores in the second half of this fiscal। तो मुझे लगता है आई थिंक इवन फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव टेक्नो इलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया पिक हो सकती है। तो आखिरी 1.5 मिनट बचा है आज के ट्रेड का और बाजार पर एक बार नजर डाल लेंगे तो 8200 के ऊपर तो क्लोज ये नहीं दिखा पाएगा। 8,196 के लेवल्स 4 पॉइंट ही ऊपर है। सेंसेक्स भी एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स में हमने देखा था आज काफी जोश था, वो अभी भी है अगर आप सेंसेक्स निफ्टी के साथ तुलना करेंगे, लेकिन 100 पॉइंट से ज्यादा भागा हुआ इंडेक्स अंत में 70 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिकेगा। सबसे ज्यादा मार अगर आई है वो बैंकिंग काउंटर्स की ओर से आई है। ये इंडेक्स करीब 130 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिक रहा है। दिग्गजों में आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी भरकम बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया, तो ये लगभग स्टॉक 2% नीचे जाकर टिक रहा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक निजी बैंकों में टॉप लूजर था। ACC में प्रेशर, आइशर मोटर्स, ICICI बैंक, अंबुजा जैसे काउंटर्स फिर पिटते हुए दिखाई दिए हैं।
और फार्मा कंपनियों लुपिन, सिप्ला, तो हर सेक्टर में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। हालांकि रियल्टी के लिए आज अच्छा दिन, और टेक्नोलॉजी कंपनियों में HCL टेक और टेक महिंद्रा की अगुवाई में हमने देखा है एक्शन रहा है, और ज़्यादा हरकत हम देख रहे हैं आज जो है वो मिड कैप कंपनियों की ओर से ज़रूर आई। FMCG स्टॉक्स के लिए भी आज मुनाफा वसूली ही हावी हुई है। HUL, मैरिको जैसे काउंटर्स पिटे, लेकिन एक सरप्राइज मूव ITC की ओर से आया। ये इनफैक्ट एक आउटलायर रहा है, आज करीब 1% तक की तेजी इस इंडेक्स में जरूर कमाई। बिल्कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर आज का टर्नओवर अब तक का दिखाई देता है। अगर हम देखें तो ठीक ठाक टर्नओवर कहा जाएगा, बल्कि थोड़ा सा हायर साइड में ही कहा जाएगा। निफ्टी बैंक ने आज कुल मिलाकर निराश किया क्योंकि कमज़ोर क्लोजिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप निफ्टी की चाल देखें, आज केवल 40 पॉइंट की रेंज में हम घूमे हैं। कल हमने देखा था, यानी मंगलवार को 70 पॉइंट की रेंज थी, सोमवार को 80 पॉइंट की रेंज थी, तो थोड़ा सा दायरा छोटा हुआ है, कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। 8200 के नीचे निफ्टी फिलहाल आज तो 8196 पर प्रोविजनली क्लोज होता हुआ। निफ्टी बैंक 120 पॉइंट नीचे, दिन के लोज से तकरीबन 30-35 पॉइंट उधर कर 17,916 पर फिलहाल बंद हो रहा है। और आज का अगर मार्केट प्राइस इस वक्त आप देखें तो गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स के बीच का इक्वेशन पॉजिटिव ही है। 5 में से 3 स्टॉक ऊपर हैं, अगर 2 स्टॉक्स नीचे हैं तो मिड कैप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएगा, लेकिन सुबह से अब तक का फासला आप देखें तो वो कम हुआ है। और अगर आप हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर भी देखें तो बाइंग का जो मोमेंटम कल था उसके मुकाबले आज देखें, या इनफैक्ट आज सुबह भी जिस तरह की खरीदारी हो रही थी उसके मुकाबले में आपको थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ नजर आएगा। कल 61 की रीडिंग थी, आज सुबह शुरुआत भी कमोबेश इसी लेवल पर हुई थी, लेकिन आखिर में हम 54 पे आ गए। पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन खरीदारी का वॉल्यूम कम हुआ है और बिकवाली की तरफ थोड़ा वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, ऐसा आज के ट्रेड को देखते हुए हम फिलहाल कह सकते हैं। तो 190 फाइनल क्लोजिंग 2 पॉइंट नीचे निफ्टी के लिए, सेंसेक्स 10 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक फाइनली 145 पॉइंट्स नीचे। नुकसान के साथ सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी बंद होते हुए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की क्लोजिंग आज थोड़ी पॉजिटिव रही है। सर्वेंद्र, अब यहाँ पर आप चूँकि काफ़ी बुलिश हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि मार्केट अटक रहा है, तो कौन से डिसाइसिव लेवल आपको लगता है ट्रेडर्स के लिए कल के ट्रेड में होंगे जहाँ पर अगर उसके ऊपर जाए तो फिर हम कल सुबह तेज़ी की बात कर सकें? नहीं, आई थिंक देखिए 8300 का लेवल जो है 8250, 8300, काफ़ी सारे हर्डल्स पहले रहे हैं। 8180, 8200 पे फाइट हुई थी जब मोदी जी इलेक्शन जीत के आए थे, तो पहला ही वहाँ पे था, और उसके बाद हमने उस एरिया में काफ़ी फाइट किया हुआ है। देखिए 82 का ये जो लेवल है इस पर बहुत बार पहले भी फाइट हो चुके हैं। आई थिंक वैसी एक फाइट वापस से चल रही है। मेरा मानना यह है कि पलड़ा बुल्स का भी भारी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 79 के जो लोज हैं, जो एक डबल बॉटम जैसा हमने बना लिया है, जो पहले खाली एक लो था वहाँ पे 2 आ गए हैं, और उसके नीचे जो एक रिजेक्शन है, मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता है, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ से अगर 200 पॉइंट हम वर्स्ट केस डाउनसाइड समझ लें तो अपसाइड्स तो 500-700 पॉइंट हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे बाजार काफ़ी बेटर प्लेस रहता है, और 87-88 के बाउंस आ सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो अराउंड 8280, 8300 एक राउंड फिगर मान के चलें, वो जब क्लियर कर लेगा तो मेरे ख्याल से FIS का भी जो सेलिंग है थम जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है 200 के आसपास जब से बाजार 200 के नीचे है तब से आप वो फिगर देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट सेलिंग है। 200 के ऊपर आएगा तो वो सेलिंग जरूर थम जाएगी, तो वहीं से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। 8200 के ऊपर निकलना और टिकना ये बड़ी चुनौती फिलहाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशु और मयूरेश, सर्वेंद्र और साथ ही संदीप। और अब देखते हैं आज हमारे कप्तानों का प्रदर्शन कैसा रहा। आज की वॉलेटिलिटी में हमारे कैप्टन ने देखे 2 से 2.5% तक के रिटर्न्स अपने नाम किए हैं, और कांटे की टक्कर जरूर रही है, लेकिन नीरज ने बायोविस्कर बाजी मारी है 2.73% के रिटर्न्स के साथ। ये आज का खेल जीतते हुए हेमंत के रिटर्न्स 2.66% के थे। नीरज के आउट परफॉर्मेंस, जन इरिगेशन का DVR इस टीम में शामिल, 8% की तेजी यहीं पर आई। बॉम्बे डाइंग 4% भागा, तो मॉयल भी इस टीम में शामिल, 3.5% का एक्शन इसमें भी रहा। हाइकिल भी ये स्टॉक इनकी टीम में शामिल था। हेमंत की टीम में शिपिंग कॉर्पोरेशन 5% ऊपर, एवरेस्ट कंट्रो, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर और साउथ ईस्ट एशिया मरीन यानी कि CMAC भी शामिल। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।